नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये आज से करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी का डिस्कशन शुरू हो रहा है। जो बुक ली गई है इसके लिए वह है एसएस पब्लिकेशन की समसामयिक घटनासार। इस बुक में कवर किया गया है जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स को चैप्टर वाइज। फिलहाल जो पहला चैप्टर है वह प्रश्नोत्तर के तरीके से दिया हुआ है, जैसे आप लोग आजकल मार्केट में आने वाली विभिन्न किताबों में देखते हैं उस तरीके से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर इस तरीके से। लेकिन निश्चित रहिए, जहाँ पर डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद इस पुस्तक में खुद भी डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, चाहे वह राष्ट्रीय घटनाएं हो या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो या आर्थिक घटनाएं हो, सभी चीज़ों के बारे में। और उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित भी करंट अफेयर्स इस बुक में दिया हुआ है, वह भी डिटेल एनालिसिस वाले टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जो बुक है वह आपको बता दी गई है, मार्केट में 60 से 70 रुपये में यह बुक आसानी से आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी किताब है। पीसीएस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण पुस्तकें बन जाती है, और लगभग करंट अफेयर्स के कई टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी लास्ट में जब दृष्टि आएगी तो उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चला करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वरना जैसे आप लोग लापरवाही कर रहे हैं उसी तरीके से मैं भी अब धीरे धीरे लापरवाह हो गया हूँ। मैं खुद को भी देख रहा हूँ। ठीक है, अपना भी मैं पूरा का पूरा मूल्यांकन या यूँ कह लीजिए तो एनालिसिस कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर तौर पर जो चीज़ें हैं वह साफ़ हैं कि आप मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। आप अपनी तरफ से जितने लापरवाह हो रहे हैं तो मैं भी आपकी तरफ से उतना ही लापरवाह होता जा रहा हूँ। तो डिपेंड करता है आप लोगों पर। चलिए, मैं एक कोशिश और करूँगा, एक प्रयास और करूँगा सारी चीज़ों को फिर से सही तरीके से रखने की। बार बार मैं कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन वही चीज़ें हैं, जैसा आप लोग का सपोर्ट रहता है वैसा मेरी तरफ से रिएक्शन रहता है। मतलब वही है, जैसा आप लोग एक्शन करते हैं वैसा मैं रिएक्शन करता हूँ। न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे साइंस। ठीक है, तो फिलहाल आइए देखते हैं। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात की गई है अद्यतन सार के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा कि हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में या उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। हाल ही को हटाइए और जान लीजिए एग्जैक्ट डेट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। यह विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है। यह 1974 से लगातार विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो भारत की थीम थी वह थी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन। ठीक है, बायोफ्यूल फॉर बेटर इन्वायरमेंट, यह थीम थी इस वर्ष भारत की। ठीक है, और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का जो मेज़बान देश था वह था पाकिस्तान। और इस साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूएन ने 2021 से लेकर के 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक के रूप में मनाने का निश्चय किया है। ठीक है, यह तो सारी चीज़ें हो गई विश्व पर्यावरण दिवस की। आइए अब बात करते हैं इस भारत वाटिका यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट के बारे में कि यह भारत वाटिका उद्यान या फिर भारत वाटिका जैव उद्यान है क्या। तो पहले आपको बता दिया गया यह कहाँ पर है, हल्द्वानी उत्तराखंड में। कब स्थापित किया गया था, तो 5 जून को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब यह जो जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका है यह कुल लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ। याद करने की ज़रूरत है नहीं, कितने एकड़ में फैला हुआ बिल्कुल मत याद रखिए। लेकिन यहाँ पर पौधों की लगभग विभिन्न प्रकार की 500 प्रजातियाँ रखी गई हैं। साथ ही साथ याद करने की ज़रूरत है तो नहीं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अब याद करने वाली बात है जुरासिक एरा या फिर जुरासिक युग के विभिन्न लाइकेन
फर्न, काई, शैवाल और इसके अलावा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े बरगद और अशोक के वृक्षों को भी संरक्षित किया गया है। किसको जीवन से संबंधित? तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बरगद और अशोक के वृक्षों को भी यहाँ पर संरक्षित रखा गया है। वृक्षों के अलावा, ठीक है, वृक्षों के अलावा यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, जैसे कि दोमट मिट्टी हो गई या फिर यूँ कह लीजिए तो भाभर मिट्टी हो गई, इन सभी प्रकार की मिट्टियाँ जो कि उत्तराखंड के अंदर पाई जाती हैं, उनको भी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो चलें अगले करंट की तरफ। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, इन्होंने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहाँ की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया? जाहिर सी बात है, एक प्रश्न का आंसर रहेगा। पुष्कर सिंह धामी जो है वह वर्तमान में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने तीरथ सिंह रावत को रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है? इम्पॉर्टेंट है। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को शीर्ष राज्य का अवार्ड मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है स्मार्ट सिटीज़ को लेकर के। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो पुस्तक का नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। किसने लिखा है यह बुक? तो यह बुक लिखी है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री RV रविंद्रन ने। नेक्स्ट, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जो है यह इंद्रजाल है और इसका विकास किया है हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप ग्रेन रोबोटिक्स ने। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए? तो डिजिटल इंडिया अभियान या डिजिटल इंडिया मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था और जिसने हाल ही में 1 जुलाई 2021 को अपने 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। नेक्स्ट, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रेसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया है। तो सिरसा बादल जो है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। यह जो है वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस कंपनी के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठ करके 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा के लिए गई थी। यह वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी जो है वह रिचर्ड ब्रेनसन की स्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया? तो जेन गार्डन और काइजन अकादमी कहां पर है, बस यह जानते रहिए। जेन गार्डन और काइजन अकादमी अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट, DRDO या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया? तो 28 जून 2021 को DRDO द्वारा जो है अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, वैसे अग्नि मिसाइल जो है एयर टू एयर मिसाइल है या एयर टू सरफेस मिसाइल है? आप लोगों के लिए प्रश्न है, जरूर बताइएगा। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना?
तो रेबीज किससे होता है? रेबीज कुत्तों के काटने से होता है, या यूं कह लीजिए तो एनिमल बाइटिंग से रेबीज की बीमारी होती है। ठीक है, तो जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। नेक्स्ट, जून 2021 में NFC, वो जो मोबाइल में नहीं होता है कि भैया ऐसा क्या करो, तुम्हारे में ब्लूटूथ नहीं है तो ब्लूटूथ को छोड़ दो, NFC से भेज दो, NFC नहीं है तो वाईफाई से भेज दो, ऐसे ही एक कनेक्टिंग फीचर होता है मोबाइल का NFC। अगर आप लोग सैमसंग या फिर किसी अन्य अच्छे कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल में भी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि क्या किया जाता है कि जो है कुछ ATM ऐसे आ गए हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे आ गए हैं जो कि जिनको कि ATM मशीन में डालने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर से ही वो टच करके काम कर लेते हैं। तो उनमें यह NFC टाइप की डिवाइस लगी होती है, जिसके माध्यम से, जिसको कहा जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, पूरा नाम है NFC का, यहाँ लिखा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें डिवाइस को किसी भी प्रकार के टच की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार के अन्य वायर्ड कनेक्शन की ज़रूरत होती है। यह भी एक तरीके का माध्यम है ट्रांसफ़र करने का ब्लूटूथ और वाईफाई का। बस अंतर इतना है कि ब्लूटूथ की रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, वाईफाई की रेंज उससे भी ज़्यादा होती है, और NFC की जो रेंज है वह बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो कमोबेश लगभग टच करने की स्थिति हो जाती है, दोनों डिवाइसों को टच कराया जाता है और यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है वह संपन्न हो जाता है। ठीक, एकदम नॉन टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट में है यह चीज़। तो फिलहाल जून 2021 में NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र EID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने UK को GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप का जून 2021 में निर्यात किया। तो बस इतना जानते रहिए कि बिहार की यह क्या कहते हैं फसल है जो कि GI टैग द्वारा प्रमाणित है, नाम है जर्दालू आम। किसे निर्यात किया, किसे नहीं निर्यात किया, यह जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे GI टैग कौन देता है? DIPP। DIPP का तो नाम बदल गया है ना, इंटरनल प्रमोशन हो गया। क्या नाम हो गया DIPP का, बताइए तो? DIPIT हो गया है अब। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड हो गया है अब इसका नाम। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत यह जो है विभाग आता है, जिसके द्वारा GI टैग दिया जाता है। और बिहार का एक GI टैग प्राप्त आम है जर्दालू आम। नेक्स्ट, भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर में आवेदन किया गया। फिलहाल यह आवेदन मंजूर कर दिया गया है। ठीक है, तो यह दवा का नाम है जाइकोव डी, जिसका निर्माण किया जा रहा है भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा। यह विश्व की पहली DNA पर आधारित वैक्सीन है किसी भी चीज़ के लिए। सब जगह शोध चल रहा है अभी इसके बारे में, DNA आधारित वैक्सीन के बारे में शोध चल रहा है सब जगह। कहीं कैंसर के इलाज के लिए, कहीं एड्स के इलाज के लिए, तो कहीं पर कोरोना के इलाज के लिए भी DNA आधारित वैक्सीन का रिसर्च अभी चल रहा है। और हमारे यहाँ इस DNA आधारित वैक्सीन जिसका नाम है जाइकोव डी, इसको मंजूरी दे दी गई है। DNA आधारित वैक्सीन में होता क्या है कि DNA जो है वह प्लाज्मिड का उपयोग करते हुए अंदर से DNA बेस्ड इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसके कारण जो बीमारी है वह ख़त्म या फिर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यह प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड देखिए डबल स्टैंडर्ड DNA के ही अणु होते हैं, प्लाज्मिड, जो कि सेल के क्रोमोसोम में DNA से अलग होते हैं और यह स्वाभाविक रूप से मौजूद भी रहते हैं जीवाणुओं की कोशिकाओं में। ठीक है, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि प्लाज्मिड कहीं अलग से नहीं आता है, यह वास्तविक रूप में जीवाणुओं की कोशिकाओं में मौजूद ही रहते हैं बाई नेचर, या नेचुरल कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इन्हीं प्लाज्मिड का उपयोग करते हुए DNA आधारित वैक्सीन जो है वह काम करती है। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने, वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, जाइकोव डी नाम है, DNA बेस्ड वैक्सीन है
और दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है किसी भी चीज़ के लिए, कोरोना, एड्स या किसी भी चीज़ के लिए ले लीजिए तो पहली वैक्सीन है। फिलहाल यह वैक्सीन जो है वह कोरोना के पर्पज़ से बनाई गई है भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा, जिसको कि आपातकालीन मंजूरी डीजीसीआई के द्वारा प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है ताकि वेदों के ज्ञान और संस्कृत शास्त्रों को पुनर्जीवित किया जा सके। नेक्स्ट है कि भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? तो यह मशीन तो विकसित की गई आईआईटी रोपड़ के द्वारा। चले आगे, समझ में आ गया? नहीं ना? देखिए, CPAP कैसी मशीन है ये? निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीन, कंटिन्यूअली प्रेशर, क्या कहेंगे उसको? देखिए, CPAP होता क्या है? तो यह उस व्यक्ति को इस मशीन का उपयोग उस व्यक्ति की मदद करने के लिए किया जाता है जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है। यह मशीन फंक्शन कैसे करती है? तो इस मशीन के माध्यम से गले में जो श्वास नली है ना, अपना गला देखिए आप लोग, जो गले में सीधे सीधे दिख रहा है ना, खड़ी खड़ी डंडी जो दिख रही है, तो वह जो श्वास नली है ना, इसको प्रेशराइज करता है। एयर के माध्यम से इसमें प्रेशर डालता है काफ़ी ज़्यादा, जिसके माध्यम से यह नली जो है वह थोड़ी सी फैल जाती है। ठीक, थोड़ी सी जब यह नली फैली तो सांस लेने में आसानी होती है। अब यह मत सोचिए कि इसको गले के अंदर लगा दिया जाता, नहीं। जैसे आप लोगों ने ऑक्सीजन, जो उधर भी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कोरोना के कारण, जो दूसरी लहर आई थी, तो लोगों को ऑक्सीजन के साथ साथ एक बड़ा सा मास्क लगाए हुए देखा था ना, बस ये वही मशीन है, ये वही बड़ा वाला मास्क है। ठीक है, इसके माध्यम से उस मास्क को जो है क्या कहते हैं, व्यक्ति के या मरीज के मुंह पर लगाया जाता है और बाद में इस मशीन के माध्यम से हाई प्रेशर एयर जो है वह क्या कहते हैं, इनहेल किया जाता है मरीज के शरीर में या पेशेंट के शरीर में हाई प्रेशर से एयर डाला जाता है, जिसके माध्यम से जो गले की नसें होती हैं वह फैल जाती हैं, गले की जो श्वास नली है वह फैल जाती है और इस कारण वह आसानी पूर्वक सांस ले लेता है। ठीक है, तो यह है आपकी CPAP मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जिसका नाम है जीवन वायु, यही CPAP एक मशीन का टाइप नया विकसित किया गया भारतीय संस्थान IIT रोपड़ के द्वारा, जिसका नाम है जीवन वायु। नेक्स्ट, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग दी गई। तो चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट और अगला देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है, तो वह सरकार है या वह राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में एक राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया जून 2021 में, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले को शामिल किया गया है और रघुराम राजन को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो अन्य 3 सदस्य हैं वह हैं पूर्व आर्थिक सलाहकार भारत सरकार के अरविंद सुब्रमण्यम, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट या फिर विकास अर्थशास्त्री ज्याद्रेंजे और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव S नारायण। 5 के नाम ध्यान में रखिएगा। और यह राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न रहने देते हैं यहीं पर। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए, फिर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू और अच्छे से करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत में एक पेज रखते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं यह लेक्चर भी आज ही आपको दे पाऊँ। अभी लगभग 7 बज रहे हैं जब मैं यह लेक्चर बना रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।